नमस्कार। आज हम आपके 5वें प्रश्न पत्र आधुनिक एवं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत इसकी पहली इकाई का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक परिचयात्मक के रूप में सिद्धांत शब्द की व्याख्या का प्रयास किया था। सिद्धांत के अर्थ को समझने का प्रयास किया था और हमने यह देखा था कि सिद्धांत का अर्थ है किसी भी घटना की कारण को जानना और उसकी व्याख्या करना, सही सही व्याख्या करके सही सही निष्कर्ष तक पहुंचना। तो यह जो एक संपूर्ण प्रक्रिया है कि कोई भी घटना क्यों घटित हुई या क्यों घटित होती है, उसका कारण हमें वर्तमान में नहीं पता है, लेकिन जिस प्रक्रिया से उस घटना के कारणों को जानने का और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से उनकी व्याख्या करने का जब प्रयास किया जाता है और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप जिन निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है उन्हें ही सिद्धांत कहते हैं। और हमने पिछले वीडियो में यह भी देखा था कि सिद्धांत दो तरह के होते हैं, एक तो वैज्ञानिक सिद्धांत और दूसरे दार्शनिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों का आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसको कि जिसका सामान्यीकरण और जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी समय में यदि उसका मूल्यांकन करता है तो बार बार वही निष्कर्ष आते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएगा, वही रिजल्ट आएंगे। दूसरा हमने देखा था दार्शनिक सिद्धांत, और दार्शनिक सिद्धांत के जो निष्कर्ष हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के सामने वही और उतनी ही मात्रा में उसी रूप में नहीं आते। उदाहरण हमने देखा था अहिंसा का सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत के प्रणेता के रूप में हमने महावीर स्वामी का उदाहरण लिया था और हमने यह बताया था कि महावीर स्वामी ने अपने संपूर्ण जीवन के अनुभवों के निचोड़ में अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात सत्य का गहरा अनुसंधान करने के पश्चात सत्य को चिंतन मनन की अपनी आंतरिक प्रक्रिया में, अपने आंतरिक अनुभवों के द्वारा जब उन्होंने इस सृष्टि का अनुभव किया, उसके परिणाम स्वरूप यह अहिंसा का दार्शनिक सिद्धांत सामने आया। तो इन दो सिद्धांतों की व्याख्या में हमने यह देखा कि जब सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया ऐसी होती है कि उस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि अपनाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही निष्कर्ष सामने आते हैं, और यह जो प्रक्रिया या पद्धति है वह पद्धति कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में निश्चित चरण होते हैं। उन निश्चित चरणों को नियंत्रित परिस्थितियों में यदि बार बार प्रयोग में लाया जाता है तो जो परिणाम न्यूटन को प्राप्त हुए वह परिणाम मुझे भी प्राप्त होंगे और वही परिणाम आपको भी या किसी अन्य वैज्ञानिक को प्राप्त होंगे। तो ऐसे सिद्धांत निर्माण में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना अधिक महत्वपूर्ण होता है और यह वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाते हैं। जबकि दार्शनिक सिद्धांत क्या होते हैं कि उनमें भी सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य को उजागर किया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत दोनों ही सिद्धांत हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के सिद्धांत नहीं हैं। हम में से हर एक व्यक्ति यह समझता है
कुछ न कुछ मात्रा में यह जरूर अनुभव करता है कि अहिंसा शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति है। यदि अहिंसा नहीं होती तो दुनिया लंबे समय तक चल नहीं सकती थी, किंतु इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति उसी सीमा में, उसी मात्रा में और उसी प्रकार नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए उसकी व्याख्या भी प्रत्येक व्यक्ति अलग प्रकार से करेगा। महावीर ने अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप जैसी व्याख्या की वैसी बुद्ध की व्याख्या नहीं थी, और जैसी बुद्ध की व्याख्या थी वैसी हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की व्याख्या नहीं थी। महात्मा गांधी भी अहिंसा के बहुत बड़े प्रणेता माने जाते हैं, लेकिन उनका अहिंसा की व्याख्या बिल्कुल दूसरी थी। अब हम प्रवेश करते हैं सिद्धांत के सामान्य अर्थ को समझने के पश्चात कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है कि राजनीतिक तथ्य या जो राजनीतिक सत्य हैं, उन राजनीतिक सत्य कहें, तथ्य कहें, घटनाएं कहें, परिघटना कहें, जो राजनीतिक जीवन में सदियों से, जब से मनुष्य ने संगठन में रहना प्रारंभ किया है, जब से मनुष्य ने समूह में रह करके अपने लिए राज्य बनाया, अपने लिए सरकार बनाई, और इस प्रकार से राज्य में जब से मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया है, तभी से सरकार और जनता, इनके बीच में शाश्वत समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। जनता में आपस में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, क्यों एक समूह दूसरे समूह से झगड़ा करता है, क्यों किसी देश में आंतरिक संघर्ष होते हैं, क्यों किसी देश में राजा जनता पर अत्याचार करते हैं, कैसे एक राजा के खिलाफ विद्रोह करके कोई दूसरा गुट उस राज्य पर काबिज होने का प्रयास करता है, क्यों किसी राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है। यानी कि जब से राजनीति का जन्म हुआ है, तभी से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। इन राजनीतिक समस्याओं का क्या मूल कारण है, उस मूल कारण को समझकर उनकी व्याख्या का प्रयास करना। व्याख्या कैसी? सही जो सत्य को प्रकट कर सके। तो राजनीतिक परिघटना, अब यह परिघटना एक सामान्य घटना भी हो सकती है और यह एक समस्या भी हो सकती है। सामान्य परिघटना यह कि क्यों किसी देश में लोकतंत्र सफल होता है, उसके पीछे कारण क्या है, और क्यों, जैसे भारत में लोकतंत्र सफल है, लेकिन भारत के साथ ही स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान में लोकतंत्र समझ नहीं है, सफल नहीं है। ये एक सामान्य परिघटना है। इस परिघटना के पीछे मूलभूत कारण क्या है? तो ऐसे अनंत प्रश्न राजनीति के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास हजारों सालों से राजनीतिक चिंतकों ने करना प्रारंभ कर दिया था, और उन समस्याओं के समाधान के परिणाम स्वरूप, उन समस्याओं के समाधान की जो व्याख्याएं प्रस्तुत की गई और जो व्यवस्थित निष्कर्ष प्रदान किए गए, उन्हें ही हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो दार्शनिक सिद्धांत और दूसरे हैं वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। या इसको हम यह भी कह सकते हैं कि जो दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसे कहा जाता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, और जो वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत है उसे हम हमारे राजनीतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो इसका अर्थ यह भी है कि
जिसे हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कह रहे हैं, अपने इस पेपर में हम 5 यूनिट्स में उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने एमए प्रीवियस के पहले पेपर में, जिसका नाम था पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, उसके 5 यूनिट्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का एक भाग। आप समझ पा रहे हैं? मैं जो बात आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत 2 प्रकार का होता है। एक तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत, और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपने एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, यानी कि यूनानी राजनीतिक चिंतन से प्रारंभ करके और 19वीं शताब्दी के कार्ल मार्क्स तक राजनीतिक चिंतकों की जो लंबी परंपरा थी, इनमें से प्रत्येक राजनीतिक चिंतक ने अपने नज़रिए से किसी भी राजनीतिक समस्या को देखा और उसको अनुभव किया और अपने चिंतन की अवस्था में उसका समाधान प्रस्तुत किया। समस्या एक ही थी, किंतु उसको देखने का नज़रिया प्रत्येक काल और प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न रहा। नगर राज्यों की समस्या पर सुकरात ने अलग दृष्टिकोण से विचार किया, उसी समस्या पर प्लेटो ने अलग दृष्टिकोण से विचार किया और अरस्तु ने अलग दृष्टिकोण से विचार किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था, जो लगभग 2000 साल के लंबे कालखंड में बिखरा हुआ रहा, वो परंपरागत क्यों था? क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं था। वो दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसमें दार्शनिकता का तत्व अधिक समावेशित था। जबकि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, जिसकी मुख्य उत्कंठा है स्वयं को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की एक चेष्टा। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, अब यह इतना सटीक है कि इसको किसी भी काल में, किसी भी देश में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और इसके परिणाम 100%, बार बार जब भी बात करेंगे तो 100% इसके परिणाम हमें मिलेंगे, और इसके कारण सटीक भविष्यवाणियों की क्षमता जो है वो विज्ञान में आई है। तो क्या हम राजनीति विज्ञान में भी उतनी ही सटीक, उतने ही उच्च स्तरीय सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं? ऐसा विचार राजनीतिक चिंतकों के मन में प्रारंभ हुआ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और इसका जब प्रयास आगे, इन प्रयासों को बढ़ाते गए, तब से लेकर के और राजनीतिक विज्ञान में जब व्यवहारवादी क्रांति होती है, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद 1950 के कालखंड से हम ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्थित रूप से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर अध्ययन होना प्रारंभ हो गया। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का कालखंड अभी कितना है? बहुत छोटा सा है, लगभग 70 वर्ष का। 1950 में हम मानते हैं कि ये व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ, और अभी 70 वर्ष, कुल 70 वर्ष, 2020 का ये पीरियड चल रहा है। तो एक छोटा सा कालखंड आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का कालखंड बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत। यह ईसा से 500 साल वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर के और 19वीं शताब्दी तक, बल्कि आज तक भी यह चल रहा है। तो एक तरफ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का कालखंड 2500 साल का विस्तृत, विशाल, बड़ा कालखंड, और दूसरी तरफ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक छोटा सा कालखंड, बहुत छोटा सा। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत
में क्या ऐसी बात है जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नहीं थी, वो हम आने वाले कालखंड में, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। लेकिन मूल बात आपके सामने यह है कि हम राजनीतिक सिद्धांत और इसके परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को समझ पाएं। धन्यवाद।